इस मजेदार कहानी की शुरुआत शिकागो की एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर सिर्फ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को एडमिशन दी जाती थी। वहाँ पर अब हमें एलिस्टर नाम के एक प्रोफेसर दिखाए जा रहे थे, जिन्होंने कई सालों से एक प्रोटोटाइप पर काम किया होता है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो किसी भी तरीके से उन्हें बनाना था। इसीलिए अब इतनी मेहनत करने के बाद वो सभी के सामने अपना बनाया गया मशीन का प्रोटोटाइप दिखाने के लिए आ गए थे। दरअसल प्रोफेसर एलिस्टर हाइड्रोजन एनर्जी पर काम कर रहे होते हैं। उनका मानना था कि हमारी पृथ्वी पर पानी सबसे ज्यादा मौजूद है और पानी ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएं, तो उस हाइड्रोजन गैस को हम किसी पावरफुल एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका मानना था कि हाइड्रोजन गैस को जलाकर हम नई नई तरीके की एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर एलिस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से टेस्ट नहीं किया होता, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट को पहले ही काफी ज्यादा टाइम हो चुका होता है और अब उनको जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट खत्म ही करना है, नहीं तो उन्हें फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। प्रोफेसर एलिस्टर की मदद एडी नाम का एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट कर रहा था, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ उनके प्रोजेक्ट में हेल्प भी करता है। एडी ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट में अपने दिन रात लगा दिए थे और काफी ज्यादा मेहनत की। एडी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो एक हाइड्रोजन रिएक्टर बनाए, जिससे कि वाटर को कन्वर्ट किया जा सकता था बहुत ही अलग अलग टाइप की एनर्जी सोर्सेज में। इसीलिए एडी को प्रोफेसर एलिस्टर का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा था और वो इसमें शामिल हो गया। उसने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और अब सभी के सामने प्रोफेसर एलिस्टर, एडी और उनकी पूरी टीम मशीन को एक्टिवेट कर रही थी। अगर उनका ये प्रोटोटाइप काम कर गया तो ये उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेंशन होगी, क्योंकि आज तक बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने का काम किसी ने नहीं किया है। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उनका प्रोटोटाइप कुछ ही समय तक चल रहा था और फिर उसमें कुछ खराबी आने लगी। उनका फर्स्ट प्रोटोटाइप पूरी तरीके से खराब हो गया था, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, खासकर एडी और प्रोफेसर एलिस्टर। प्रोफेसर एलिस्टर ने तो अपनी सारी होप्स छोड़ दी थी, लेकिन एडी हार नहीं मानता और अपने घर पर आकर फिर से उसी प्रोटोटाइप में चेंजेस करने लग जाता है। दरअसल उसने नोटिस कर लिया था कि वो गलती कहां पर कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करने में लग गया। यहाँ सारे टीममेट्स ने अपने इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, लेकिन एडी तो अपने कॉलेज भी जाना बंद कर देता है और वो दिन रात उसी प्रोटोटाइप पर काम करने लगा। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि एडी ने आखिरकार उस प्रोटोटाइप को अच्छी तरीके से रन कर ही दिया था, यानी कि अब वो हाइड्रोजन रिएक्टर अच्छे से काम कर रहा होता है। एडी तो तुरंत ही उस प्रोटोटाइप को लेकर यूनिवर्सिटी में आ गया, जिसे देखने और टेस्टिंग करने के बाद ये कंफर्म करा दिया गया कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और सिर्फ वाटर से वो कई सारे एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं। प्रोफेसर एलिस्टर अपने स्टूडेंट एडी से काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उसने प्रोफेसर एलिस्टर का इतने सालों का सपना पूरा कर दिया। सारे टीममेट्स इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली थी जिसे कि आज तक सभी लोग सपना मानते थे। लेकिन पॉल नाम का एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर, जो कि प्रोफेसर के पूरे प्रोजेक्ट पर फंडिंग कर रहा था, वो प्रोफेसर से आकर कहता है कि तुम काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हो, अब तक हमारा प्रोजेक्ट तैयार होकर मार्केट में चले जाना चाहिए था। लेकिन प्रोफेसर उसे समझा रहे थे कि जो भी सारी चीजें हैं आपके सामने हैं, मैंने कोई भी बात आपसे छुपाई नहीं थी और अब तो हमारा प्रोटोटाइप भी अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी मदद से हम रियल प्रोडक्ट भी बना लेंगे। ये बात सुनने के बाद पॉल थोड़ा सा कंफर्टेबल तो हो जाता है, लेकिन उसे फिर भी प्रोफेसर पर भरोसा नहीं था। फिलहाल के लिए वो सभी लोग अपने मोमेंट शेयर करने के लिए फोटोज खींचने लगे। पूरी की पूरी टीम काफी ज्यादा मजे कर रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की थी कि वो सभी इसके हकदार थे। अब हमें यहाँ पर एडी अपनी एक कलीग लिया के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों तो लेबोरेटरी से अपना काम खत्म करके वापस जा रहे थे। काफी ज्यादा रात होने के कारण लिया एडी से कहती है कि हमें टैक्सी से जाना चाहिए, और अब वो दोनों एक टैक्सी के अंदर बैठकर घर की तरफ निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब लेबोरेटरी के अंदर प्रोफेसर अपने एक साथी चैंग के साथ बैठे हुए थे। दरअसल उन्हें आज रात किसी भी तरीके से इंटरनेट पर वो सारा डेटा अपलोड करना था जो भी उन्होंने अपने प्रोटोटाइप में अचीव किया है, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट से लेके रिजल्ट तक सारी की सारी चीजें इंटरनेट पर डालनी थी। इसीलिए वो दोनों लगातार इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि एक व्हाइट कलर की वैन उनकी लेबोरेटरी के पास लगातार आती जा रही है, जिसने कि अंदर घुसते ही सिग्नल जैम कर दिए थे। चैंग को तो कुछ अजीब लगता है और उसे कुछ आवाजें भी आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही उठकर देखने चला गया। प्रोफेसर तो लगातार कंटेंट अपलोड करने में बिजी रह गए थे अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। यहाँ एडी लिया को अपने घर पर लेके आकर सुला देता है, क्योंकि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। इसीलिए अब एडी उसे अच्छी तरीके से वहीं पर रखकर चला गया था लेबोरेटरी की तरफ। लेकिन एडी को बिल्कुल
अंदाजा नहीं होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एडी जैसे ही लेबोरेटरी के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि सारे सिस्टम एकदम बंद हो चुके हैं और जमीन पर तो प्रोफेसर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एडी तुरंत ही प्रोफेसर को बचाने जाता है, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो गई है। उसे तो चैंग भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता जिससे कि वो मदद मांग सके। लेकिन जब एडी लेबोरेटरी के थोड़ा सा अंदर जाता है, तभी उसे नोटिस हुआ कि किसी ने एक रिएक्टर को बॉम्ब की तरह यूज करके उसे एक्टिवेट कर दिया है और अब कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरी जगह रिएक्टर के ब्लास्ट होने की वजह से तबाह हो जाएगी। एडी तो अब प्रोफेसर की जान बचाकर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो मर चुके थे। इसीलिए वो तुरंत ही वहां से बाहर निकलकर अपने बाइक पर बैठता है और वहीं से दूर जाने लगता है, क्योंकि रिएक्टर का धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता था कि कई किलोमीटर तक उसके शॉक वेव्स तबाही मचा देते थे। एडी लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है उस जगह की दूसरी तरफ। वहीं अब हमें उसी व्हाइट वैन को दिखाया जा रहा था जिसके अंदर कुछ लोग शामिल होते हैं। दरअसल ये उन लोगों का ग्रुप था जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रोफेसर और एडी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। इसीलिए उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब्स और रिएक्टर लगा दिए जिससे कि वो ब्लास्ट कर दें, और अब बिना कोई देरी किए वो सभी लोग बॉम्ब को एक्टिवेट करके ब्लास्ट भी करा देते हैं। पूरी की पूरी लेबोरेटरी एक ही सेकंड में तबाह हो चुकी थी। और तो और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती चली गईं। कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एडी जो लगातार अपनी बाइक से आगे बढ़ रहा होता है, वहां तक भी ये धमाके के शॉक वेव्स पहुंच जा रहे थे, लेकिन एडी का लक अच्छा था कि वो किसी भी तरीके से उनसे बच जाता है। एडी तुरंत ही जब एक सेफ जगह पर पहुंचा, उसने पॉल को कॉल कर दिया था जिससे कि आखिरकार जिंदा लोगों को बचाया जा सके। हमें दिखाया गया कि पॉल के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है, वो तो सिर्फ रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। अगले दिन रेस्क्यू टीम के कई सारे लोग वहां पर छानबीन कर रहे थे जो फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं। काफी बड़ा इलाका बॉम्ब के धमाके की वजह से तबाह हो चुका था, जिससे कि हमें हाइड्रोजन बॉम्ब के असर के बारे में पता चलता है, यानी कि इसका यूज सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए नहीं बल्कि गलत कामों के लिए भी यूज किया जा सकता था। और अगर ये टेक्नोलॉजी किसी पागल के हाथ में लग गई तब वो हर जगह इसी तरीके से ब्लास्ट करके सभी को खत्म कर देगा। अब उस धमाके वाली जगह पर सारे रिपोर्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एडी भी उन सभी को सारी बातें बता रहा था जो उसने देखा। अब हमें उस जगह पर फोर्ड नाम का एक एजेंट दिखाया जाता है जिसके हाथ में ये केस दिया गया था। फोर्ड उस जगह की सारी चीजें पूछने लगा और सभी से पूछताछ भी करने लगा, लेकिन अब एडी जो भी बातें कह रहा था वो सभी लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने बड़े धमाके में एडी बच कैसे गया। एडी को लगने लगा कि वो भी लेबोरेटरी में मौजूद था और सभी लोग शायद यही सोचेंगे कि ये धमाका मैंने ही किया है, इसीलिए एडी वहां से तुरंत ही चला गया था। एजेंट फोर्ड अपने सभी साथियों के साथ लगातार पूछताछ कर रहा होता है एडी और बाकी वर्कर्स के बारे में, लेकिन अब एडी जो अपने घर से गायब हो चुका था, तभी पुलिस ऑफिसर्स की शक उसके ऊपर आ जाता है। इसीलिए फोर्ड अपने सभी आदमियों को कहकर एडी के बारे में पता लगाने के लिए कह रहा था। एडी के पास कोई भी सबूत न आने के कारण सभी शक उसके ऊपर ही जा रहे हैं। फोर्ड और उसके साथियों को भी लगता था कि एडी ने ही वो ब्लास्ट कराया है, क्योंकि वो धमाके से सिर्फ अकेला ही बचा था। और अब तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया होता है कि एडी और लायला एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, यानी कि उन्हें लायला के बारे में भी पता चल गया है क्योंकि उनके पास सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस थे। फोर्ड और उसकी पूरी टीम एडी के घर पर भी चली गई थी सारे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। उन्हें वहां पर एक्सपेरिमेंट की कई सारी चीजें मिलती हैं जो हाइड्रोजन रिएक्टर को बनाने में मदद करती थी। वो सभी लोग उन सारे सबूतों को इकट्ठा करने में लग गए, पर वहां उन्हें एडी की एक ऐसी चीज मिलती है जिससे कि पूरा शक एडी के ऊपर चला जाता था। अब पार्किंग एरिया में पॉल के पास एडी और लिया आ जाते हैं जो सभी से छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे। एडी तो पॉल से कहता है कि आपको तो पता ही है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरा हाथ नहीं है, फिर आप मेरे लिए गवर्नमेंट एजेंट से क्यों नहीं कहते। लेकिन अब पॉल बहुत ही ज्यादा सेफ गेम खेल रहा था, वो इन सारी चीजों में फंसना नहीं चाहता, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता। वो तो सिर्फ एडी को ये बता रहा होता है कि एजेंट्स को तुम्हारे घर पर कई हजार डॉलर्स मिले हैं और ये डॉलर्स चाइना के किसी ग्रुप ने भेजे थे। इसका मतलब साफ है कि तुम इलीगल बिजनेस कर रहे हो। लेकिन एडी को तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। पॉल भी उन दोनों को इस क्रिटिकल कंडीशन में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों अपनी जान बचाकर एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वो दोनों सेफ हैं, पर तभी न्यूज में खबर बताई जाती है कि एडी और लिया नाम के दो क्रिमिनल्स को पकड़ने की इजाजत है और जो भी ऐसा करेगा उन्हें इनाम भी मिलेगा, यानी कि अब उनका बाहर घूमना भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। एडी और लिया तो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जाए और कैसे बचे। तभी एडी ने लिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि तुम रेलवे स्टेशन पर चले जाओ और मैं पीछे पीछे वहां पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद हम दोनों वहां से कहीं दूर निकल जाएंगे। इतना बात करते ही अचानक उस रेस्टोरेंट के मालिक ने एडी और लिया को पहचान लिया होता है, इसीलिए अब उसने तुरंत ही
पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। कई सारे पुलिस वाले एडी के पीछे भागने लग जाते हैं। एडी तो लगातार अपनी जान बचाकर किसी सेफ जगह पर जा रहा था, क्योंकि अगर एक बार वो पकड़ा गया तो वो सारे सीक्रेट एजेंट बिना किसी परमिशन के एडी को टॉर्चर करेंगे और किसी दूसरी जगह लेकर चले जाएंगे। इसीलिए एडी जितना हो सके उतना दूर भागता जा रहा था। अब देखते ही देखते सभी पुलिस वाले शहर में फैल जाते हैं, जिससे कि एडी को पकड़ा जाए। एडी तो अब एक फोल्डिंग ब्रिज के पास आ चुका होता है, जिसे कि एजेंट्स ने बंद कराना स्टार्ट कर दिया था। एडी एकदम एंड पर पहुंचने ही वाला होता है, तभी एक सोल्जर ने उसे पकड़ लिया, पर वो किसी भी तरीके से उसे छुड़ा कर आगे बढ़ता ही रहता है। एडी तो उस ब्रिज के दूसरे पार्ट पर मौजूद था, जहां से वो अंदर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अब एजेंट्स ने मशीन कंट्रोल वाले एम्प्लॉय से कह दिया कि तुम अब ब्रिज को बंद कर दो, पर एम्प्लॉय कह रहा था कि इससे तो एडी की मौत हो जाएगी। लेकिन ऑफिसर्स इसकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते। पर एडी बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो तुरंत ही ब्रिज के एक कोने से नीचे उतर गया और वहाँ के सिस्टम को पूरी तरीके से रोक कर निकल गया। एडी कहीं दूर भाग कर नहीं जाता है, बल्कि जिस जगह पर सारी मिलिट्री मौजूद थी वो उनके एक ट्रक के नीचे आकर उसके अंदर चला जाता है। और अब ट्रक जाने की वजह से एडी भी पूरी तरीके से बच गया था, पर अब उसे किसी भी तरीके से स्टेशन जाना है लिया के पास। एडी अब कैसे भी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था, जहां एक बात रिवील होती है। दरअसल रेलवे स्टेशन आकर यहां से निकलने का प्लान पॉल ने बनाया था, जिसे कि उसने पार्किंग एरिया में शेयर किया होता है। पॉल ने तो एडी और लिया के लिए सारे इंतजाम करके रखे थे। इसीलिए अब रेलवे स्टेशन पर आने के बाद वो सभी लोग जल्द से जल्द ट्रेन में बैठकर कहीं दूर निकल जाते हैं। एडी तो लिया को लेकर अपने एक रिलेटिव के घर पर चला गया था, जिनका नाम मैरी होता है। मैरी इतने सालों बाद एडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वो तो उसे बड़े प्यार से गले भी लगा लेती है। लेकिन मैरी को देखते ही समझ में आ गया था कि शायद लिया एडी की गर्लफ्रेंड है। पर एडी ये क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। अब यहाँ कुछ दिनों तक वो दोनों मैरी के घर पर ही रातें गुजारते हैं। अब यहाँ पॉल बाकी सारे गवर्नमेंट एजेंट के साथ मीटिंग करने के लिए एक प्लेस पर आ जाता है। उस जगह पर तो फोर्ट और उसके सभी एजेंट्स मौजूद थे। दरअसल बात ये होती है कि जिस लेबोरेटरी के अंदर ये हाइड्रोजन गैसेस का ब्लास्ट हुआ उसे गवर्नमेंट फंडिंग करती थी, और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पता करना है कि इसका रीजन क्या है। पॉल से काफी सारी पूछताछ की जाती है, लेकिन पॉल ने भी स्पेसिफाई कर दिया था कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और तो अब कोई सबूत ना होने के कारण गवर्नमेंट किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकती थी। उन्हें तो सिर्फ शक होता है एडी और लिया के ऊपर। इसीलिए ये परमिशन दे दी गई थी कि उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढकर उन्हें जान से मार दिया जाए। फोर्ड और उसके बाकी एजेंट्स ने कुछ समय पहले ये आइडेंटिफाई किया कि पॉल को लगातार एडी के कॉल आते थे। इसीलिए पॉल को भी चेतावनी दे दी गई थी कि जब भी अगर फ्यूचर में एडी और लिया का कॉल आए उसे, तब वो डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म करे, नहीं तो पॉल के भी खिलाफ एक्शन लिए जा सकते थे। अब यहाँ पॉल अपने एक दूसरे रिसर्च सेंटर जिसका नाम सी सेक्शन था वहाँ चले जाता है। उस जगह पर अब पॉल की पोजीशन छीनकर एक दूसरे आदमी को दे दी गई थी, जिसका नाम लोगन था। लोगन उस सी सेक्शन डिपार्टमेंट को काफी अजीब तरीके से चलाता, साथ ही साथ वो कुछ इलीगल काम भी कर रहा था, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कहीं ट्रांसफर करना, जिससे कि उसे काफी सारे पैसे मिल सके। वो लेबोरेटरी में बनाए गए सारे के सारे प्रोडक्ट्स को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। अब एक दिन अचानक एडी पॉल को कॉल कर देता है। पॉल के सारे डिवाइसेस ट्रेस हो रहे थे, जिसकी वजह से सारे गवर्नमेंट एजेंट्स को पता चल जाता है एडी का लोकेशन क्या है। पॉल तो एडी से सिर्फ इतना कह रहा था कि तुम सभी छुप जाओ। एडी तुरंत ही कॉल रखकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अब लोकेशन पता चलने पर पुलिस वाले जल्द से जल्द वहां पहुंच गए थे। एडी तुरंत ही लिया को पकड़कर वहां से भागने लगा। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम दोनों में से कोई भी पकड़ा जाए, क्योंकि अगर एक बार पकड़े गए तो पुलिस वाले उनकी जरा भी नहीं सुनेंगे और कई सालों के लिए जेल के अंदर बंद कर देंगे। भागते हुए वो दोनों बिल्डिंग के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करते हुए वहां आ चुका था, जिसने की गन पॉइंट पे कर दिया होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर से पता नहीं कुछ लोग आ चुके थे, जिन्होंने एडी और लिया के ऊपर हमला ना करते हुए उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को मार दिया। ऑफिसर तुरंत ही जगह पर मर जाता है। एडी और लिया छुपते हुए उस ऑफिसर की गन ले लेते हैं और वहां से दूर निकल जाते हैं। उन्होंने बर्फीले इलाकों पर चलने के लिए एक मशीन का यूज किया, जो बर्फ पर काफी तेजी से चलती थी। लगातार आगे बढ़ते रहने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर उनका पीछा छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उन दोनों को पकड़ने पर गवर्नमेंट उन्हें इनाम भी देगी। पर एडी को समझ में आ चुका था कि अगर वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो कुछ दूर पहुंचने के बाद लिया के साथ नीचे उतर जाता है और उस मशीन के अंदर अपने कपड़े और बैग्स रख देता है, जिससे कि मशीन आगे बढ़ती रहे और वो सब धोखा खा जाएं। वो सभी पुलिस वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एडी और लिया जंगल के रास्ते से एक दूसरे घर के अंदर आ चुके थे। ये घर जंगल के एकदम बीचों बीच मौजूद था, इसीलिए वो उसके अंदर जाकर एक रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। हालांकि इतने समय बाद वो लोग एकदम चैन की नींद सो रहे थे।
एडी अब उस जगह के एक गैराज में चले जाता है जहाँ पर उसे कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ पॉल लोगन को बता रहा था कि अगर तुमने जल्द से जल्द ये काम खत्म नहीं किया तो मैं गवर्नमेंट को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि कैसे तुम गवर्नमेंट द्वारा फंडेड चीजों को दूसरे देशों में बेचते हो, और ये पता चलने पर तो तुम्हें काफी सालों की जेल हो जाएगी। एडी तो अब लगातार गैराज में अलग अलग चीजों को लेकर अपनी कार को ठीक करने में लग गया था, पर तभी अचानक उसके ऊपर किसी अनजान लोगों ने हमला कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा अजीब लोग होते हैं जिन्होंने मास्क पहने थे। हालांकि एडी ने उनमें से एक को तो मार दिया होता है, पर दूसरा एडी के ऊपर कूद पड़ा। वो एडी का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी लिया पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। एडी और लिया अब कैसे भी कार में बैठकर उस जगह से काफी दूर निकल आए थे, लेकिन अब उन्हें पॉल से बात करके ये सारी चीजें खत्म करनी ही होंगी, क्योंकि जो काम एडी और लिया ने कभी किया ही नहीं उसके लिए उन्हें सजा क्यों मिले। इसीलिए वो पॉल के लिए फ्लावर का एक बकेट भेजते हैं जिसके अंदर एक इंक्रिप्टेड मैसेज था। उस मैसेज के अंदर उनकी मिलने की लोकेशन का एड्रेस लिखा होता है। पॉल भी बिना किसी को इन्फॉर्म किए उनसे मिलने के लिए चला गया था। ये एक बहुत ही पुरानी म्यूजियम होती है जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। वो तीनों उस जगह पर कितने समय बाद मिल रहे थे, और यहाँ पॉल ने एडी के सामने एक डार्क रियलिटी रिवील की। पॉल तो अब एडी और लिया को बता रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे मेरा ही हाथ है। मैंने ही लेबोरेटरी में अपने आदमियों को भेजा था जिन्होंने वहां पर सबसे बड़ा ब्लास्ट किया, क्योंकि पॉल पूरी तरीके से चाहता था कि वो प्रोजेक्ट उसके नाम हो जाए और उसको बनाने का पूरा क्रेडिट उसे ही मिले। पॉल ने तो सीसीटीवी कैमरा से एडी की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें कि वो हाइड्रोजन रिएक्टर बना रहा था, और अब उन रिकॉर्डिंग की मदद से पॉल कितने भी हाइड्रोजन रिएक्टर्स बना सकता है। पर उसने एडी द्वारा बनाए गए रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान पहले से ही कर लिया था। एडी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन पॉल कह रहा था कि तुम यहाँ से बचकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि कई सारे पुलिस ऑफिसर और एजेंट्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। एडी लिया को लेकर तुरंत ही वहाँ से दूर भागने लगा। वो किसी भी कीमत पे लिया को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। भागते हुए वो दोनों एक प्राइवेट प्लेन के पास पहुंच गए थे। लिया पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसीलिए एडी ने उसे नीचे छुपा दिया और वो चला गया बाकी पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन बुरी बात तो ये हो गई जब कुछ एजेंट्स आकर लिया को पकड़ लेते हैं। वो सभी तो लिया को जबरदस्ती एक दूसरी कार में बिठाकर दूर लेके जा रहे थे। एडी जब तक वहां पहुंचा तब तक वो निकल चुके थे। एडी ने तुरंत ही कार के नंबर प्लेट देख लिए होते हैं जिससे कि वो उनका पीछा करेगा। थोड़ी देर बाद हमें लिया दिखाई गई जिसे कि सी हेडक्वार्टर के एक चैम्बर में बंद किया गया होता है। सभी सीनियर ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे थे कि आखिर ये काम किसने किया, लेकिन लिया पता नहीं क्यों पॉल का नाम नहीं लेती। उसने सिंपली ये कह दिया था कि ये सारी बातें तुम सब एडी से पूछो, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। वहीं अब दूसरी तरफ एडी ट्राई कर रहा था कि वो नंबर के बारे में पता लगा ले, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर के कार में घुस जाता है और उस गाड़ी के नंबर प्लेट का एड्रेस जानता है। अब उसे थोड़ी देर में ही पता चल गया था कि ये एड्रेस सी हेडक्वार्टर के एकदम सेंटर का है और वहीं पे शायद लिया को कैद किया गया होगा। एडी तुरंत ही निकल पड़ा लिया को बचाने के लिए। अब पॉल यहाँ पर एडी के सारे मेथड्स और रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी आदमियों की मदद से नया हाइड्रोजन रिएक्टर बना रहा था, जो कि वो गवर्नमेंट को काफी महंगे दामों में बेचेगा। सभी लोग उस हाइड्रोजन रिएक्टर की पावर को देखने के लिए जमा हुए होते हैं। उसी जगह पर लिया भी मौजूद थी। अच्छी बात तो ये हो गई कि एडी भी अब उस सेंटर के अंदर एक एम्प्लॉय बनकर आ चुका था। लिया की नजर जैसे ही नीचे की तरफ गई तभी वो एडी को देखती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि एडी उसे बचा ही लेगा। वो सारे एम्प्लॉयज कह रहे थे कि अगर ये रिएक्टर अच्छे से नहीं चला तब हम लिया को जान से मार देंगे। ये बातें सुनकर एडी को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, इसीलिए सभी लोगों के जाने के बाद एडी उस मेन चेंबर में घुसकर रिएक्टर को चेक करने लगा कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। रिएक्टर में तो बहुत ज्यादा खराबी थी, लेकिन एडी ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक कर दिया। पर एडी उस रिएक्टर के अंदर कुछ चेंजेस भी करता है जिसके बारे में उसने किसी से भी शेयर नहीं किया था। अब यहाँ जब पॉल और उसके बाकी टीम मेंबर्स रिएक्टर को चेक करते हैं तो वो पूरी तरीके से चल रहा था। इस बात की खुशी पॉल को भी होती है, यानी कि अब वो सब लिया की जान नहीं लेंगे। लेकिन तभी एडी एक सिस्टम में सारे इंफॉर्मेशन FBI वालों को भेज रहा होता है। उसे पता था कि ये लोग गवर्नमेंट के नाम पर बहुत ही इलीगल काम कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम में मौजूद सारे के सारे डेटा को FBI के पास भेजना ही होगा। एडी ने तो कुछ बटन्स दबा के FBI को ट्रांसफरिंग करने का काम चालू भी कर दिया था। और अब एडी सभी के सामने आकर कहता है कि मैंने रिएक्टर में एक ऐसा बॉम्ब लगा दिया है जो पिछले टाइम वाले हाइड्रोजन बॉम्ब से कई गुना ताकतवर था, और ये पूरी लेबोरेटरी कुछ समय में ही एकदम धूल मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात पता चलने पर ही सारे सीनियर ऑफिसर्स काफी घबरा कर वहाँ से भागने लगे थे। उस पूरे लेबोरेटरी के ओनर लोगन ने तो लिया को पकड़ लिया था, जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो एडी को कह रहा था कि तुम यहाँ पर मौजूद होने वाले धमाके को रोको, नहीं तो मैं लिया को मार दूंगा। पर एडी जवाब देता है कि मैं ये
चाह कर भी नहीं कर सकता। लेकिन जब बाकी वैज्ञानिक उस बॉम्ब को बंद करने की कोशिश कर रहे थे तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अब तो सिस्टम भी कहने लगा था कि इवैक्यूएट करो, जिससे कि सभी के सभी वैज्ञानिक वहां से भागने लगे। लोगन और पॉल भी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कमांड दे दिया था कि एडी और लिया को यहीं पर रखा जाए। वो चाहते थे कि इस बड़े से ब्लास्ट में दोनों की ही जान चली जाए। बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। एडी लिया को वहां से निकलकर तुरंत ही एक दूसरी जगह पर जाने लगा, जहां से निकलने के चांसेस कुछ बढ़ जाएंगे, जहां से वो दोनों इवैक्यूएट कर सकते थे। अब यहाँ पॉल और लोगन के बीच कुछ बहस हो रही थी, जिसमें कि लोगन कहता है कि मैं इस पूरी जगह का मालिक हूँ, लेकिन पॉल ने पता नहीं क्यों उसे गोली मार दी, जिसके बाद वो खुद ही जाकर एक इवैक्यूएशन चैम्बर को डिसेबल कर देता है, जिससे कि एडी और लिया बाहर निकल सके। वो दोनों एक अच्छा रास्ता पता भी कर लेते हैं और एलिवेटर के थ्रू ऊपर की तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होने के कारण चारों तरफ तबाही होने लगी थी। ये बॉम्ब पिछले वाले बॉम्ब से कई गुना ज्यादा तेज होता है, इसीलिए आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। एडी और लिया किसी भी तरीके से इवैक्यूएट कर जाते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।